हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन। एंड करंट अफेयर्स में जैसी प्लानिंग मैंने आपको बताई थी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा जीके का बैकलॉग है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का बैकलॉग सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए सितंबर से ही शुरू करते हैं। तो सितंबर का आज आपके सामने ये वीडियो आया है जिसमें हम सितंबर का जीके कवर करेंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सितंबर का सारा जीके एक ही वीडियो पे कंप्लीट हम करेंगे। सितंबर में आज का जो वीडियो है वो उन टॉपिक्स का है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक थे सितंबर में, वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। एंड अब तो जीके की कई सारी वीडियोस आपकी आते रहेंगे, आपको बस देखना है, नोट्स बनाना है एंड जीके को याद करते जाना है, समझते जाना है। क्लियर? एंड अभी तो करंट अफेयर्स स्टार्ट हुआ, जन हिस्ट्री जीके हम सब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम करने वाले सितंबर का करंट अफेयर्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, हम सीधा आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आई गेस द होल 2023 G20 मीटिंग्स। सो आप सबको यहां पे पता होगा कि G20 का जो इस साल का मीटिंग था, इस साल का जो समिट था, वो होस्ट किया था इंडिया ने। एंड इस साल का जो G20 का मीटिंग था वो 18 नंबर का G20 मीटिंग था। एंड ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे इंडिया ने होस्ट किया। एंड काफी सारे डेलीगेट्स आए थे इंडिया में। एंड बहुत दिन तक इसके बारे में ये न्यूज में था, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजें इस समिट के बारे में देखना। सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया ये था 18th G20 समिट। इसके पहले जो समिट हुआ था, जो कि था 17th समिट, सबसे पहले देख लेते कि ये हुआ कहां था। ये था, इंडिया ने होस्ट किया था। एंड जिस वेन्यू पे ये मीटिंग हुआ था, जिस जगह पे ये मीटिंग हुई थी, उस जगह का नाम है भारत मंडपम। क्लियर? सो भारत मंडपम नाम की एक बिल्डिंग इंडिया ने बनाई इसी साल 2023 में, उसे बनाया गया। आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग है। एंड ये लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल है इंडिया का, मतलब सबसे ज्यादा, जहां सबसे बड़ा ये बनाया गया इस हॉल को। एंड इसे बनाया गया दिल्ली के प्रगति मैदान में। आप यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी आपको बस ये जानना है कि 18 G20 समिट है वो हुआ कहाँ। इस साल के G20 समिट का थीम क्या था? सो द थीम वाज वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इस साल का हमारा थीम था, जिसे हम इंग्लिश में अगर बोले तो इंग्लिश में वो थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि आपको ये ढूंढना है कि वसुधैव कुटुंबकम को किस सेक्रेट बुक से लिया गया है, किस रिलीजियस बुक से या सेक्रेट बुक से इसे लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किस उपनिषद से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, इस टाइप की जो बुक्स होती है उनमें से इसे कहां से लिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया ऑल्सो। अब देखिए, G20 में कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 20 मेंबर्स होते हैं। बट इस साल हुआ ये कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में ऐड कर लिया गया, तो ये 20 से 21 हो चुका है। तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि इसमें मान लिया जाए 20 मेंबर्स है, तो सिर्फ 20 कंट्रीज के मेंबर्स नहीं आते। जो कंट्री होस्ट कर रही है उसके अंडर पावर होता है कि वो किसी और को भी इन्वाइट करे एज अ गेस्ट। सो इंडिया ने एज अ गेस्ट किसे किसे इन्वाइट किया? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई एज गेस्ट। अब ये आपको याद रखना है। जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा गेस्ट का लिस्ट करेक्ट नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, आपको गेस्ट का लिस्ट दे दिया जाएगा, 4-4 के ग्रुप में 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। उसमें से एक कंट्री ऐसा है जिसको इंडिया ने एज अ गेस्ट नहीं बुलाया। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिख दिया गया पाकिस्तान। अब आपको ऑप्शन दिया गया एंड 4 ऑप्शन है, जिसमें पहले सेट में कुछ है, दूसरे सेट में कुछ है, तीसरे में कुछ है, चौथे में कुछ है। उनमें से एक ऑप्शन है जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन गलत हुआ। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाता है। तो आपको हो सके तो ये याद रख लीजिए, एक बार देखने में वैसे भी थोड़ा सा कुछ ट्रिक से आप क्लियर कर सकते हैं। एंड कब कब हुआ था? 9 एंड 10 सितंबर को G20 समिट यहां पे हुआ था न्यू दिल्ली में। क्लियर? अब थोड़ा G20 की हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि बना कब था, हेडक्वार्टर कहां है। पहली बात तो ये आप माइंड में रखिए कि G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो साइकिल वाइज चलती है। इस साल कोई और है, नेक्स्ट ईयर कोई और होगा, उसके अगले साल कोई और होगा। एंड सेकेंड चीज ये कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के, उस हिसाब से इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर हेडक्वार्टर है नहीं।
सो आपका यहाँ पे जैसे बीमस्टैक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि G20 को पहले फोरम ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। 1999 में बर्लिन जर्मनी में इसका फॉर्मेशन हुआ था एज अ फोरम ऑफ मिनिस्टर्स। अब फोरम ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंस, पहले जब G20 बना था तब G20 में प्राइम मिनिस्टर्स नहीं आते थे। G20 में सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स या कुछ मिनिस्टर्स को वहां पे भेजा जाता था, बट धीरे धीरे जब ये इंक्रीज होते गया तब इसमें प्राइम मिनिस्टर्स को भी ऐड किया गया। सो यहाँ पे एक चीज पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, एंड वो पॉइंट है इसका फॉर्मेशन हुआ किस वजह से था। सो उस टाइम पे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। सो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से G20 का फॉर्मेशन हुआ था, एंड आगे चल के हम और इसके बारे में देखेंगे हिस्ट्री। सेकेंड है, पहला G20 समिट जो होस्ट किया गया था वो था 2008 में वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर? देन अभी वाला समिट कौन सा था? अभी वाला समिट था 18 नंबर का समिट, बट जो इसके पहले हुआ था 17 समिट, वो कहां हुआ था? वो हुआ था बाली इंडोनेशिया में। अब बाली इंडोनेशिया का अभी से कनेक्शन ये है कि बाली इंडोनेशिया में जब G20 की समिट हुई थी तो वहां बाली डिक्लेरेशन साइन किया गया था। सभी कंट्रीज के मेंबर्स ने वहां पे एक बाली डिक्लेरेशन साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग हमें टेररिज्म को रोकना था। एंड 2023 में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमने साइन किया है, G20 के मीटिंग में सभी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया, उसका भी मोटिव यही है कि हमें टेररिज्म को रोकना है। बट आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है जो कि हम आगे चल के देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे G20 जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करता है ट्रॉइका सिस्टम में। G20 में एक ट्रॉइका नाम का सिस्टम होता है। अब ये ट्रॉइका सिस्टम आखिर होता क्या है? सो ट्रॉइका सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली 3 कंट्रीज का ग्रुप होता है। अब वो कौन कौन सी 3 कंट्रीज होगी? सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा पिछले साल किस कंट्री ने होस्ट किया था, जो बीच वाली कंट्री वो होती है इस साल जो होस्ट कर रही है, एंड जो थर्ड कंट्री होती है वो होती है नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2022 में जो G20 का ट्रॉइका था वो था इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इटली होस्ट किया था, यानी इसके थ्रू हमको ये याद होता है कि 2021 में जो G20 मीटिंग हुआ था उसे इटली ने होस्ट किया था, 2022 में जो G20 मीटिंग है उसे इंडोनेशिया होस्ट कर रहा था, एंड 2023 में जो G20 मीटिंग होगी उसको इंडिया होस्ट करेगा। सो इट इज नथिंग बट प्रेजेंट मेंबर एंड पिछले साल प्रेजेंट होस्ट, पिछले साल का होस्ट एंड नेक्स्ट ईयर के होस्ट के ग्रुप को ट्रॉइका कहा जाता है। सो आपको ये याद रखना है कि 2023 के ट्रॉइका कौन कौन थे। 2023 के ट्रॉइका थे इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। किस लिए? इंडोनेशिया ने 2022 में होस्ट किया था, इंडिया ने इस साल होस्ट किया एंड ब्राजील ने नेक्स्ट ईयर होस्ट किया। एंड 2024 जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसमें ट्रॉइका सिस्टम क्या होगा? उसमें ट्रॉइका के मेंबर्स होंगे इंडिया जिसने 2023 में होस्ट किया था, ब्राजील जो कि 2024 में होस्ट करने वाला है, एंड साउथ अफ्रीका जो कि 2025 में होस्ट करेगा। क्लियर? सो इस ट्रॉइका प्रिंसिपल पे G20 चलता है। अब G20 में एक पर्टिकुलर पर्सन असाइन किया जाता है हर कंट्री के द्वारा जिसको नाम दिया जाता है शेरपा। क्लियर? अब शेरपा होता कौन है? शेरपा वो पर्सन होता है जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है G20 के समिट में। तो इंडिया के जो शेरपा थे 2023 के लिए उनका नाम क्या था? अमिताभ कांत। ये बाकी कंट्रीज का आपको याद नहीं रखना है, आपको ये इंडिया का याद रखना है। सो इंडिया के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। ओके, अब G20 के मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं? सो G20 के मेंबर कंट्री अगर हमको देखना है तो वो ये है कि आपने एक नाम सुना होगा G7, ग्रुप ऑफ 7। सो G7 वो कंट्रीज हैं, 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में हम जब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के, तब हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। सो G7 मेंबर्स बने थे G8 मेंबर्स 1998 में। सो रशिया जब रशिया को जब G7 में इंक्लूड किया गया, इसको आगे चल के फिर G7 से निकाल दिया गया 2014 में जब इसने क्रीमिया पे एनेक्स किया था। सो G20 के मेंबर्स जो होते हैं हमको याद कैसे रखना है? G20 के मेंबर्स याद रखने का ट्रिक ये है, सबसे पहले तो आपको G7 कंट्रीज के मेंबर्स आप याद रख लीजिए। G7 कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर?
ये कंट्रीज के नेम याद रखने काफी आसान है क्योंकि कॉमन सी कंट्रीज हैं। इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए रशिया। सो G7 या फिर G8। तो G20 के मेंबर्स कौन कौन हुए? सबसे पहले आपको याद रखना है कि G8 कंट्रीज, G8 में आपको ऐड कर देने हैं ब्रिक्स कंट्रीज। अब ब्रिक्स कंट्रीज क्या क्या होती है? ब्रिक्स कंट्रीज का फुल फॉर्म है B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। क्लियर? सो कौन कौन सी कंट्रीज आई? ब्राजील, इंडिया एंड रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्लियर? ये जो कंट्रीज हैं इनके ग्रुप को हम कहते हैं ब्रिक्स कंट्रीज। अब इनके छोड़ के जो बचे हुए कंट्रीज है उनके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जिसे हम कहते हैं मासीड्स। क्लियर? सो इस ट्रिक से आप G20 कंट्रीज के नाम, G20 कंट्री का मेंबर्स के नाम आप याद रख सकते हैं। क्या क्या? यहां पे आएगा सबसे पहले G7 में ये सारी कंट्रीज आ गई। देन ब्रिक्स जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील एंड रशिया। बचे हुए मासीड्स में कौन कौन आया? M से आपका आ जाएगा मैक्सिको, A से आप यहां पे ले आएंगे ऑस्ट्रेलिया को, देन अगेन A से अर्जेंटीना, देन S से यहां पे आएगा सऊदी अरब, देन I से यहां पे आएगा इंडोनेशिया, T से आपका आएगा यहां पे टर्की एंड S से आपका यहां पे आएगा साउथ कोरिया। सो इस तरीके से हम G20 कंट्री के मेंबर्स के नाम को याद रख सकते हैं। अब इस साल कौन सा एक नया मेंबर G20 में ऐड हुआ? सो अभी यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये तो 7 हो गए, यहां पे ये हुआ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मेंबर्स। क्लियर? अब यहां पे एक और मेंबर है जो कि कंट्री नहीं है। अभी जो हमारे पास 20 है उनमें से 19 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं एंड एक यूरोपियन यूनियन है। क्लियर? सो ये यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन यूरोप के कंट्रीज का एक यूनियन है। सो यहां पे अगर हम कंट्रीज के नाम को देखेंगे 7 + 5 विच इज 12 + 7 विच इज 19 एंड जो बचा हुआ एक है वो आता है यहां। सो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन G20 का मेंबर था, हमने 2023 में न्यू दिल्ली में जो G20 की समिट हुई उसमें G20 के सभी मेंबर्स ने वोट करके एक और यूनियन को इसी तरीके से G20 में ऐड किया, जिस वजह से G20 को अब हम G21 बोल सकते हैं। सो वो मेंबर कौन था ये हम देखते हैं। अफ्रीकन यूनियन। अब जिस तरीके से हमने यूरोपियन यूनियन को देखा जो कि यूरोप के कंट्रीज का एक ग्रुप था, उसी तरीके से अफ्रीका की जो कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उनका भी एक यूनियन है। तो अफ्रीकन यूनियन को इस साल G20 में ऐड कर लिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड अब हमको इस वजह से क्या करना है? तो अफ्रीकन यूनियन G20 के कौन से नंबर का मेंबर बना? 21st। सो G20 में अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया। तो अब हमको क्या करना है? अफ्रीकन यूनियन की थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन बिकेम द 21st मेंबर ऑफ G20। ठीक है, देख लिया हमने। अब हमको यह ध्यान देना है कि अफ्रीकन यूनियन का हेड कौन है। सो अजल असोमानी इज द करंट हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जिन्होंने अफ्रीकन यूनियन को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आके साइन किया कि हम G20 के मेंबर बनेंगे। सो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अजाली असोमानी जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? इसका आंसर मुझे कमेंट पे चाहिए कि अजल असोमानी जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट इज AU was announced in Sirte Declaration in Libya in September 1999। यहां पे मैं आपको ये तो फैक्ट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको यहां पे इसकी स्टोरी सुनाता हूं। सो एक्चुअली हुआ ये कि 1963 में एक ग्रुप बना था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अब ये ग्रुप किस लिए बनाया गया था? अफ्रीका की जो कंट्रीज है वो मिलजुल के एक दूसरे के प्रोग्रेस में एक दूसरे की हेल्प करें। एंड ये जो यूनियन है वो काफी अच्छे से चल रहा था। अब इस यूनियन को होना था एक्सपैंड। सो सिरते में, लीबिया में एक मीटिंग हुई जहां पे सिरते डिक्लेरेशन साइन किया गया एंड उस डिक्लेरेशन में अनाउंस किया गया कि हम अफ्रीकन यूनियन बनाएंगे। एंड ये सिरते डिक्लेरेशन हुआ कब? ये हुआ था सितंबर 1999 में। सितंबर 1999 में ये डिक्लेरेशन हुआ। देन 9 जुलाई 2002 को डरबन, साउथ अफ्रीका में फाइनली ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसे लॉन्च किया गया।
अब यहां पे इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। पहले तो ये दो डेट्स आप याद रखिए कि अनाउंस कब हुआ था 1999 में एंड लॉन्च कब हुआ 2002 में। अब एक और है कि इसके पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, सो इट वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1963। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एंड देन करंटली कितने मेंबर्स हैं अफ्रीकन यूनियन में, सो जिस तरीके से G20 में करंटली 21 मेंबर्स हैं, उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन में करंटली देयर आर 55 मेंबर्स। जहां पे AU लिखा है उसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन यूनियन। इसका मोटो क्या है, अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका, ये मोटो है अफ्रीकन यूनियन का। एंड मोरक्को जो है उसने लेटेस्ट 2017 में इस कंट्री को ज्वाइन किया। सो 55th मेंबर कौन बना अफ्रीकन यूनियन का, मोरक्को। एंड G20 का 21st मेंबर कौन बना, अफ्रीकन यूनियन। सो आई होप यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर है। यहां पे एक और शायद इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है। सो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो है एडिस अबाबा, विच इज इन एथियोपिया। क्लियर। एंड होमवर्क जो मैंने आपको दिया वो आपको सर्च करना है कि अजल असोमानी जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है। ओके, अब नेक्स्ट आउटकम जो इंपॉर्टेंट चीज, मेन जो सबसे अच्छी चीज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जो कि आउटकम था हमारी G20 जो इस साल का समिट हुआ उसका, वो था इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये है क्या, आपने एक नाम सुना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, चाइना के द्वारा 2013 में। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या करता है, हर कंट्री को पूरे वर्ल्ड में एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर, ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड है, लैंड रूट भी इंक्लूडेड है, सी रूट भी इंक्लूडेड है एंड रेलवे रूट भी इंक्लूडेड है। एंड उसको गवर्न कर रहा है चाइना। तो चाइना का कहना यह है कि हम उन कंट्रीज को देंगे पैसा एंड आप अपने यहां इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए प्रोजेक्ट बनाइए, हम आपको जो पैसा देंगे उसका प्रोजेक्ट बनाइए, देन आप उस लोन को हमें रिटर्न कर दीजिएगा। अगर आप उस लोन को रिटर्न नहीं कर पाते तो वो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उस पर हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेन प्लान है। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज नथिंग बट चाइना का प्लान, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड को एक ट्रांजिट कॉरिडोर के थ्रू ज्वाइन करना चाहता है। इंडिया उसका मेंबर नहीं है एंड करेंटली इटली ने भी उससे नाम पीछे ले लिया। सो ये दो इस साल के लेटेस्ट उस पर अपडेट्स हैं। एंड ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी एक तरीके का सिमिलर चीज है। सो देखते हैं वो क्या है। अ MOU, व्हाट इज MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, was signed between India, US, Saudi Arab, European Union, UAE, France, Germany and Italy। इनके बीच इसे साइन किया गया था एंड इसका एम है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्रिएट करना रेलवे एंड सी रूट्स के थ्रू, विच इज नथिंग बट इसका मेन एम है इंडिया को और यूरोप मिडिल ईस्ट को एक आपस में ज्वाइन करना थ्रू द वे ऑफ यूरोप, यूरोप के रास्ते इंडिया और मिडिल ईस्ट को ज्वाइन करना। इट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सो ये जो IMEEC है, ये ग्लोबल जो पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो लॉन्च हुआ था जून 2021 में, उसका एक पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि PGII को कब लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था जून 2021 में। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानने थे IMEEC से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते कि और क्या क्या आउटकम्स थे G20 के। अदर हाइलाइट्स वर, सो जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर आपको सामने रखा था वो था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन स्ट्रांगली डिनाउंसेस टेररिज्म। जो 2022 में G20 की जो समिट हुई थी, 17 समिट, उसमें भी बाली डिक्लेरेशन हुआ था, उसका भी मेन फोकस था टेररिज्म को खत्म करना। बट हाउ इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड बाली डिक्लेरेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एंड ये हमारा बात करने का रीजन ये है क्योंकि G20 में पहली बार ऐसा हुआ कि हर किसी ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के सपोर्ट में वोट किया, 0 वोट्स उसके अगेंस्ट में पड़े, ऐसा पहली बार हुआ। सो आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से बाली डिक्लेरेशन से अलग है जबकि दोनों का फोकस पॉइंट सेम है? द रीजन इज ये, जो बाली डिक्लेरेशन का टेररिज्म के अगेंस्ट जो मेन जो फोकस पॉइंट था
वो था सिर्फ टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग इन द सेंस टेररिस्ट को जो पैसा दिया जाता है उसके अगेंस्ट उनकी फाइट थी मेन, कि टेररिज्म को हम इसी के थ्रू रोका जा सकता है। बट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो लाया गया इस साल के G20, पिछले साल के G20 समिट में, वो था टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को वेपन्स देना, एक्चुअली ओवरऑल हर चीज उसमें कवर कर ली गई, इसलिए उसको काफी अच्छा माना गया। दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन बाली डिक्लेरेशन एंड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर एक और अलायंस बना जिसका नाम था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को साइन करने वाली कंट्रीज का 9 कंट्रीज ने इसे साइन किया। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एज अ गिफ्ट दिया गया G20 के लीडर्स को, एंड ये भी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनमें कुछ चीजें हैं जो कि GI टैग मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, अराकू वैली की कॉफी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको आप देख लीजिए कि क्या क्या एज अ गिफ्ट दिया गया। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई G20 के टाइम पे वो थी, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबेनी आइटम्स विद अ टोटल ऑफ 1755 आइटम्स। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबेनी आइटम्स। क्लियर? ओके, सो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है G20, एंड अब उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, चंद्रयान 3 का नाम ने आपने सुना था। इसके जस्ट बाद इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया विच इज आदित्य L1। आदित्य L1 नाम से ही पता चल रहा है सूरज को आदित्य कहा जाता है, बट ये L1 क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। पहले तो हम अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि आदित्य L1 के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2023 में यूजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए कौन से रॉकेट को यूज किया गया था। सो द रॉकेट वाज PSLV C57। अब PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड व्हाट इज दिस C57? सो 57 इज द लॉन्च नंबर, मींस ये 57th लॉन्च था PSLV रॉकेट का। अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए हमने किस रॉकेट का यूज किया था। एम्स टू अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग। अब यहां पे देखिए आदित्य L1 मिशन हमको भेजना क्यों है, कोरोनल हीटिंग, सोलर फ्लेयर्स एंड CME विच इज नथिंग बट कोरोनल मास इजेक्शन। अभी आपको ये तीनों चीजें उतनी क्लियर समझ नहीं आ रही है, मैं फिगर के साथ आपको समझाऊंगा, बट अभी आप सिर्फ इसे देखते चलिए। सो मेन एम इसको रीड करना नहीं है, मेन एम है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन को इंप्रूव करना। सो स्पेस का जो वेदर है उसके प्रेडिक्शन को इंप्रूव करने के लिए हमने ये मिशन लगाया गया है, एंड ये इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। क्लियर? सो एग्जाम में अगर ये पूछा गया व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट, विच इज इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, विच इज आदित्य L1। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वर 7 पेलोड्स। 7 पेलोड्स है इसमें, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे कौन कौन से 7 पेलोड्स हैं, किसका काम क्या था। आदित्य L1 मिशन को सबसे पहले 2008 में मनमोहन सिंह द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था, एंड इसका नाम उस टाइम दिया गया था सिर्फ आदित्य मिशन, बट बाद में इसका नाम पड़ा आदित्य L1। सो आदित्य L1 इसका नाम पड़ा ड्यू टू इट्स पोजीशन इन स्पेस। आदित्य L1 में जो L1 है वो स्टैंड करता है फॉर लैग्रेंज पॉइंट, आदित्य लैग्रेंज पॉइंट 1, एंड लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में सन अर्थ सिस्टम के बीच एक पोजीशन है जिसके बारे में अभी मैं फिगर के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जो पॉइंट L1 है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है, एंड सन अर्थ से 150 किलोमीटर दूर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 स्टैंड्स फॉर लैग्रेंज पॉइंट। सो ये तो पता चल गया कि L1 का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है लैग्रेंज, बट लैग्रेंज का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। What is a Lagrange point? Lagrange points are positions in space where objects and their tend to still, जो भी है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे ध्यान मत दीजिए। फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर में Lagrange point है क्या। सो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है हमारा सन। क्लियर? दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। क्लियर? यहां पे सन है, यहां पे अर्थ है। अब यहां पे आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे होंगे L लिखे हुए, L1, L4,
L5, L2 एंड L3। अब ये पॉइंट्स आखिर हैं क्या? सो ये सन अर्थ का जो सिस्टम बनता है उसमें ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम अगर किसी स्पेस सैटेलाइट को या स्पेस ऑब्जर्वेटरी को अगर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा, वो अपने जगह को छोड़ के जाएगा नहीं, वो एक ऑर्बिट में वहां पे रिवॉल्व करते रहेगा उसी जगह पे। सो अब देखिए कि हमको क्या करना था आदित्य L1 मिशन में, सन का हमको स्टडी करना था। अब सन का स्टडी हम तभी कर पाते जब हमारा सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता। क्लियर? सो उसके लिए हमको क्या करना था, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था जहां पे वो चीज क्या हो, वैसा स्टेबल हो। सो ये स्टेबल होता किस तरीके से है? अगर आप साइंस पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट है तो आपने फिजिक्स में क्लास 11th में मोशन ऑफ सैटेलाइट नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा एंड उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से सैटेलाइट जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के थ्रू एंड अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होता है। सो इसमें क्या यूज होता है कि जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है एंड अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको सैटेलाइट का सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो इक्वेट कर देता है, विच इज, अब देखिए यहां पे इसलिए ये हो रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल क्या मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा बॉडी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ का जो मास है वो सन से बहुत कम है, इसलिए आप देखिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो सन से छोटा होगा, इसलिए पॉइंट L1 जो है वो अर्थ के ज्यादा पास है, अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जैसे हम जब भी कुछ ऐसा सामान लेते हैं जिसका एक साइड भारी होता है एक साइड हल्का होता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, उस साइड को ज्यादा पास से पकड़ते हैं जिस साइड वो हल्का है, ताकि जिस साइड वो भारी है, इससे क्या हो, हमारा वो बैलेंस हो। तो सेम यहां पे काम हो रहा है कि L1 को अर्थ के ज्यादा पास रखा गया है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल सन से कम है एंड सन से दूर रखा गया है। अब इन दोनों तो इसको पुल कर ही रहे हैं, ये आपस खुद में भी वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स अपना क्रिएट कर रहा है। सो इसके थ्रू क्या होता है, वो वहां पे स्टेबल हो जाता है। ये जो तीनों फोर्सेस एक दूसरे पे काम कर रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, सन का ग्रेविटेशनल पुल एंड उस बॉडी का सेंट्रीपेटल फोर्स, वो तीनों इक्वल हो जाती है एंड वो बॉडी वहां पे स्टेबल हो जाती है। सो ऐसी टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं सन अर्थ के सिस्टम में। आई होप आपको लैग्रेंज पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब अगर समझ नहीं है तो आपको कुछ फैक्ट्स अब यहां पे याद रखने हैं। कौन कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं? सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल हो जाता है लैग्रेंज पॉइंट पे, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा अगर एमसीक्यू बनाया गया तो, कि सेंट्रीपेटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल लिख दिया जाएगा। सो ये चीज नहीं करना है, सेंट्रीपेटल फोर्स यहां पे इक्वेट होता है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि टोटल कितने लैग्रेंज पॉइंट्स है। टोटल देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, फिफ्थ वन ये टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है। अब इनमें से भी ऐसा है कि 5 में से 3 जो है वो अनस्टेबल है एंड जो 2 जो है वो स्टेबल है। अब यहां पे एक चीज आप देखिए कि इसमें 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं, L3, L1 एंड L2। ये तीनों जो है हमारे अनस्टेबल है एंड L4 और L5 क्या है, स्टेबल है। अब इनके स्टेबल अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, इसमें आप एक डिफरेंस देखिए कि L4 और L5 जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू सन एंड अर्थ। L4 सन एंड अर्थ जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों साइड्स सेम लेंथ के होते हैं। सिमिलरली सन, L5 एंड अर्थ ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं एंड इस वजह से ये दोनों क्या है, स्टेबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे ध्यान देनी है वो ये है कि देखिए L1 पे ही क्यों प्लेस किया गया, L1 पे ही सन को क्यों प्लेस किया गया। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि L1 पे रखने से ही हम सन की स्टडी कर पाते, हम उसको चाहते तो L2 पे भी रख सकते, हम उसको चाहते तो L4 पे भी रख सकते थे, हम L5 पे भी रख सकते थे, हम L3 पे भी रख सकते थे। बट आदित्य L1 में हमने 7 पेलोड यूज किए हैं एंड वो पेलोड्स कंटिन्यूअसली अर्थ को अपना सिग्नल वहां पे सेंड करेंगे। सो अर्थ का नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, नियरेस्ट अर्थ से कौन सा लैग्रेंज पॉइंट है, वो है L1 एंड L2। L1 और L2 अर्थ का नियरेस्ट लैग्रेंज पॉइंट है। तो L1 को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो आप सोचिए अगर हम L2 पे रखते तो सन को स्टडी करने के बीच में कौन आता, अर्थ एंड मून भी। ऐसा नहीं है कि हमारे मून के से भी पास है, ये बहुत दूर है, मतलब मून तो हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अलग चीज है, ये उससे भी दूर है। सो ये 2 बॉडीज यहां पे अर्थ और मून कंटिन्यूअसली पाथ में ऑब्स्टेकल बनाते अगर हमको सन को रीड करना था।
बट L1 क्या है, क्लियरली यहां पे है। अब यहां पे डाउट ये है कि L3 पे भी तो रख सकते थे। L3 पे रखना इसलिए मुश्किल था क्योंकि L3 जो है वो अर्थ सन के भी पीछे है, मीन एक्चुअली ये हिडन है, हमने कभी देखा नहीं है L3 पॉइंट को। हमको पता है कि एक पॉइंट है L3, बट कोई सा भी बॉडी वहां पे गया नहीं है, किसी भी सैटेलाइट या किसी भी ऑब्जर्वेटरी को वहां प्लेस नहीं किया गया है। रीजन इज हमको तो पता नहीं पहले वो सन के पीछे छुपा हुआ है, एंड सेकंड चीज यहां से सिग्नल यहां पे भेजना बहुत ही मुश्किल है। ये तो 150 मिलियन किलोमीटर, ये तो जस्ट उसका डबल है। क्लियर। अब एक चीज यहां पे और है कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स है, जैसे जैसे अर्थ मूव करते जाता है ये भी अर्थ के साथ वहां पे अपना पोजीशन चेंज करते जाते हैं। इसीलिए L1 पॉइंट अगर यहां है, अर्थ यहां है, तो अर्थ यहां होगा तो L1 पॉइंट यहां आएगा, L4 जस्ट खिसक जाएगा एंड ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट चीज जो यहां पे देखने वाली है वो ये है, आपको याद रखना है कि अर्थ से ऑर्बिट में आगे कौन सा लैग्रेंज पॉइंट है एंड पीछे कौन सा लैग्रेंज पॉइंट है। तो अर्थ से आगे वाला लैग्रेंज पॉइंट इज लैग्रेंज पॉइंट 4 एंड अर्थ से पीछे वाला जो लैग्रेंज पॉइंट है वो है लैग्रेंज पॉइंट 5। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। एंड कुछ फैक्ट यहां पे और है कि L5 जो है यहां पे नासा अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, ये आपको याद रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज L2 पॉइंट जो है यहां पे प्लेस किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप को। आप सबने हबल टेलीस्कोप का नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस था। उससे भी और पावरफुल टेलीस्कोप अमेरिका ने लॉन्च किया, नासा ने, जिसको प्लेस किया गया है L2 पॉइंट पे। अब एक और यहां पे फैक्ट ये है कि L1 पॉइंट पे सोहो, जो नासा की सोलर ऑब्जर्वेटरी है, वो L1 पॉइंट पे उसको रखा गया। क्लियर। तो ये कुछ फैक्ट्स है लैग्रेंज पॉइंट से रिलेटेड। ये सारी चीजें आप नोट भी कर लीजिएगा ना, ये सब तो नोट्स पे था नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एंड जो चीज कॉमन है वो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, विच इज ओके, position where space objects stand there tend to stay at point, and then the gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force। ये वही जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था। There are total 5 Lagrange points, out of 5 3 are unstable, 2 are stable। ये इंपॉर्टेंट है कि एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज, इन्होंने ये पॉइंट को डिस्कवर किया था कि इस तरीके का सन अर्थ सिस्टम में कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपेटल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो उनके नाम पे इस पॉइंट को रखा गया। सो ये कौन थे, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ना कि फिजिसिस्ट, जोसेफ लुई लैग्रेंज। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि हमने वहां पे 3 नाम पढ़े थे। कौन कौन से 3 नाम पढ़े थे, सोलर फ्लेयर एंड कोरोना, एंड हमने पढ़ा था CME विच इज कोरोनल मास इजेक्शन। सो कोरोना क्या है, कोरोना एक वायरस आया था, वो नहीं। कोरोना बोला जाता है सन के आउटर मोस्ट सरफेस को। तो यहां पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि ये जो सन का आउटर मोस्ट सरफेस है कोरोना, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये जो सन का आउटर मोस्ट सरफेस है इसे हम कहते हैं कोरोना। कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, देन द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज कोरोना। अब ये जो कोरोना है, यहीं पे सारी जो ब्लास्टिंग है सन की वो होती है। सन में आपने देखा है कि ऐसे फ्लेयर्स बाहर आते हैं, दैट आर सोलर फ्लेयर्स। जो सन में जो ऐसे ज्वालामुखी फटने जैसा दिखता है, दैट इज सोलर मास इजेक्शन। जो फ्लेयर्स होते हैं सन में, ऐसे लाइन वाली लाइट्स जो आती है जो कि गैस बबल के फटने से बनती है कंटिन्यूअसली, वो सोलर फ्लेयर होता है। एंड देन सोलर मास इजेक्शन होता है, जिसमें जो ये थोड़ा सोलर फ्लेयर जैसा ही बट थोड़ा ह्यूज अमाउंट में होता है। क्लियर। सो इन सब के बारे में हमको स्टडी करना है। इन सब के बारे में स्टडी क्यों करना है, द रीजन इज जब भी कोरोनल मास सोलर फ्लेयर जब भी पैदा होते हैं तो वो एक जगह पे नहीं रहते, वो ब्लास्ट होने के बाद यूनिवर्स में फैलते जाते हैं। एंड जैसे जैसे वो यूनिवर्स में फैलते जाते हैं, वो प्लैनेट्स की या सेलेस्टियल बॉडीज की जो एनवायरनमेंट है उसको काफी अफेक्ट करते हैं। सो इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि अर्थ जो है उसमें इनका कितना अफेक्ट पड़ता है एंड उसकी वजह से हमारा वेदर जो है वो कितना चेंज होता है। क्लियर। सो आई होप ये आपको समझ आएगा कि वो पढ़ने की उसको स्टडी करने की आखिर जरूरत क्या है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट आर द पेलोड्स। सो आदित्य L1 में टोटल हमने 7 पेलोड्स रखे हैं। विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ विच इज VLEC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विच इज सूट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विच इज सोलेक्स। यहां पे आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जो सूट टेलीस्कोप है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, बट उसका नाम क्या है ये आपको कमेंट करना है।
आदित्य सोलर वाइन, देखिए सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं एंड मुझे नाम ध्यान में रहता है कि कौन कमेंट करता है कौन नहीं करता है। सो एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये सारे उसके पेलोड्स हैं। अब इनका वर्क क्या है? सो विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, इससे हमको क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, कोरोना का जो है वो फोटो के लिए है, कोरोना की इमेजिंग की स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इसको भेजा गया है, एक तरीके का ये कैमरा हम इसको बोल सकते हैं। देन इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दिस इज टेलीस्कोप, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, वहां पे टेलीस्कोप है। अब देखिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे हेलियो वर्ड यूज करते हुए दिख रहा होगा। सो सन की स्टडी को हम हीलियोग्राफी कहते हैं, जैसे अर्थ की स्टडी को हम कहते हैं ज्योग्राफी, सेम सन को स्टडी करने को हम कहते हैं हीलियोग्राफी। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये सारे आपको बस एक बार पेलोड्स के नाम देख लेने हैं एंड इनको किसने किसने बनाया ये भी आपको एक बार देख लेना है। बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा आदित्य का पेलोड नहीं था। ओके, अब ये एक पेलोड के बेस पे फोटो है जिसकी शायद उतनी जरूरत है नहीं। एंड नाउ कम्स द कंट्रोवर्शियल टॉपिक, द खालिस्तान इशू। आप में से कई लोगों ने खालिस्तान का नाम तो सुना ही होगा, बट अब ये रिसेंटली न्यूज में वापस क्यों आ गया है? द रीजन इज कनाडा ने इंडिया पे सर्टेन एलिगेशंस लगाए हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनका मर्डर हुआ ब्रिटिश स्टेट कोलंबिया में एंड उसका जो एलिगेशन है वो कनाडा ने इंडिया पे लगाया है एंड इंडिया ने कह दिया कि ये सारे एलिगेशंस जो है वो एब्सर्ड है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। सो इस वजह से जो खालिस्तान इशू है वो करंटली अभी काफी हाईलाइट हो चुका है। एंड अमृतपाल सिंह का भी आपने नाम सुना ही होगा, जो कि इस साल मई जून के टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज पे था वो नाम। सो इस वजह से खालिस्तान इशू इस साल काफी हाईलाइटेड इशू था, सो हम थोड़ा उसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज खालिस्तान इशू? खालिस्तान इशू इज अ पॉलिटिकल एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट दैट एडवोकेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट कॉल्ड खालिस्तान। सो खालिस्तान क्या है? सिख जो हैं वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है सिख में जो कि अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है खालिस्तान, एंड इसलिए वो लड़ रहे हैं। इंडिया में ऐसे कई सारे एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है या एक्टिविस्ट मूवमेंट्स है जो अपना एक अलग कंट्री चाहते हैं, जिसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है बोडोलैंड, आपने सुना होगा, एंड नागालैंड अपना एक अलग कंट्री चाहता है। सो इसी तरीके से ये है खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब क्या है? पंजाबी वर्ड से फर्स्ट इज खालिस, जिसका मतलब है प्योर, एंड स्तान मीन्स लैंड, प्योर लैंड, ये उनकी मांग है। सो अब ये टेंशन आया क्यों? द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा एस्केलेटेड व्हेन द कैनेडियन, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो निज्जर की जो मर्डर हुई उसमें उनका कहना था कि इसके लिए इंडिया जो है वो जवाबदार है। सो ये है हरदीप सिंह निज्जर। एंड रिसेंट एंटी इंडिया कुछ एक्टिविटीज हुई कनाडा में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जो एंटी इंडिया थी, जिस वजह से काफी इंडिया एंड कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ा। सो सबसे पहला जो था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी परेड, जो कि हुआ था जून 2023 में। सो एक्चुअली ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया गया था 1984 में बाय इंदिरा गांधी। एंड ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इसमें हुआ क्या, इसमें भिंडरा वाले जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे उस टाइम, वो एक्चुअली अपने कुछ ट्रूप्स के साथ वो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहां वो जाके अपना अड्डा बना लिए थे, वहां जाके वो छुप गए थे। अब करना ये था कि इंदिरा गांधी को उन्हें पकड़ना था। सो इंदिरा गांधी ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें मिलिट्री फोर्सेस को गोल्डन टेम्पल के उस कंपाउंड के अंदर जाके अटैक करना था भिंडरा वाले पे। सो इसका काफी अपोज हुआ था ये करने पे, एंड इसी के चलते इंदिरा गांधी का मर्डर भी हुआ था, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनका मर्डर किया था। सो यहाँ पे कनाडा में ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी परेड चलाई गई, जिसके थ्रू सेलिब्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को, उनके मर्डर को। सो ये काफी एक काफी प्रवोक करने वाला काम था इंडिया के लिए कि इंडिया के पीएम के असैसिनेशन को वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था प्रो खालिस्तान रेफरेंडम।
सो यहाँ पे कनाडा में एक रेफरेंडम आया जो कि खालिस्तान के सपोर्ट में था, दैट इज वाई। एंड थर्ड इज सांझ सवेरा मैगजीन 2002, जिसने कवर पे लिख दिया था कि जो इंदिरा गांधी की डेथ थी वो काफी अच्छी थी, होनी चाहिए थी, इस तरीके से उन्होंने कुछ लिख दिया था। दैट्स वाई इंडिया कनाडा का रिलेशन क्या है और बिगड़ चुके हैं। ये तो काफी पुरानी चीज है, ये लेटेस्ट चीजें थी। सो इसके चलते हम ये देख लेते हैं कि खालिस्तान इशू का एक्चुअली टाइमलाइन क्या है। सो टाइमलाइन इज 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का फाउंडेशन किया था। देन 1675 में गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का लीडर बना दिया गया। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। देन स्टार्ट्स खालिस्तान मूवमेंट। तारा सिंह जो है उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि एक ऐसा सिख स्टेट होना चाहिए जहां पे पंजाबी भाषा बोली जाएगी। 1970 में ये जो मोमेंट है ये थोड़ा इंडिया में भी आया और इंडिया के बाहर भी गया। देन 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया था जिसके थ्रू ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी थी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स को। देन 1984 द फेमस ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंड इसी के चलते अक्टूबर 31, 1984 को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल टाइमलाइन इज जून 23, 1985 प्लेन को खालिस्तानी एक्टिविस्ट ने उड़ा दिया। इस प्लेन का क्या नाम था? एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसको एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क भी बोला जाता है। सो इस फ्लाइट को उन्होंने बॉम्बिंग से उड़ा दिया था। क्लियर? सो ये कुछ टाइमलाइन था हमारे जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसका। ओके, नाउ कुछ अवार्ड्स हम देख लेते हैं कि इस साल रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स मिले, नोबेल प्राइज भी मिला था एंड ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले थे, वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे अवार्ड्स भी एक बार अलग से देखिए। ये भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम मंथ वाइज जीके कवर करते जाएंगे, हम टॉपिक वाइज भी जीके कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंथ जैसे हमने सितंबर का जीके तो कवर कर लिया, हम एक काम करते हैं, सितंबर का जीके हमारा चल रहा है, एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि सारे अवार्ड्स 2023 में जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स लोगों को दिए गए या जितने भी अवार्ड्स दिए गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक वीडियो होगा स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हुए थे 2023 में वो हम उसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसपे हम डिफेंस के सारे न्यूज़ कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज भी चलते हैं, तो एक तरीके से हमारा वर्टिकल प्रिपरेशन भी होगा एंड हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन भी यहाँ पे चलते रहेगा। सो इसके लिए आपको इस चैनल से बने रहना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी पिन हुआ है। क्लियर? रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2023, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस साल एक इंडियन को दिया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की हिस्ट्री। 1957 में स्टैब्लिश किया गया था एशिया का हाईएस्ट ऑनर एंड प्रीमियर प्राइज। इट सेलिब्रेट्स इंडिविजुअल्स हु डेमोंस्ट्रेट एक्सेप्शनल स्पिरिट इन सर्विंग द पीपल ऑफ एशिया रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। अब देखिए, ये एशिया का हाईएस्ट ऑनर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एशियन को दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है ये उनके लिए है जो एशिया के लिए सर्विस कर रहे हैं। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आदमी जो एक्सेप्शनल सर्विस दे रहा है एशिया के लोगों के लिए, उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। सो हर साल इसे 31 अगस्त को प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए हमने इसे सितंबर के करंट अफेयर्स में इसको रखा था। एंड 31 अगस्त किस लिए? क्योंकि दिस वाज इसी दिन होता है रेमन मैग्सेसे का बर्थडे। सो रेमन मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे। ये आपको याद रखना है। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे? फिलीपींस के। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? थर्ड प्रेसिडेंट थे। सो इन्होंने क्या किया कि इनके नाम पे ये अवार्ड को बनाया गया। अवार्डीज आर पेड सर्टिफिकेट मेडल, ये भी है, एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द नोबेल प्राइज काउंटर पार्ट ऑफ एशिया। ओके, सो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। सो एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज एशिया का नोबेल प्राइज। सो व्हाट इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड? रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1957 में इसको बनाया गया था फिलीपींस के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में। हर साल 31 अगस्त को यह अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड दिया गया था रवि कन्नन को, जो कि नॉर्थ ईस्ट के एक साइंटिस्ट हैं, कैंसर के वो डॉक्टर हैं, उनका एक हॉस्पिटल चलता है। एंड जो नोबेल प्राइज इसे जो है
एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। फेमस कुछ इंडियंस है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, उनमें से कुछ आते हैं रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो रैमन मैग्सेसे के जो फर्स्ट विनर थे वो थे विनोबा भावे, विच हु वाज एन इंडियन। सो 1957 में जो पहले पर्सन थे रैमन मैग्सेसे जीतने वाले वो थे विनोबा भावे। ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है नोट्स में। इस साल के जो विनर थे वो थे डॉक्टर रवि कन्नन, एंड इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, क्लियर। सो इस पे उतना कुछ था नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है 19th एशियन गेम्स, हांगझाओ। अब 19th एशियन गेम्स, सबसे पहले तो ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट हमारा हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसके मैस्कॉट जानने हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप के मैस्कॉट कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। इस साल इंडिया में हुआ था वर्ल्ड कप, वो भी हमको कवर करना ही है। उसके लिए अलग से एक वीडियो डिटेल्ड आएगी क्योंकि उसमें काफी चीजें थी। एनडीए देखिए, मेन एनडीए का फोकस होता है ना, वो होता है स्पोर्ट्स एंड डिफेंस न्यूज में। सो ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से कवर करनी है। सो ये 3 है, चेन कॉन्ग कॉन्ग एंड लियान लियान, ये एआई रोबोट्स हैं। एंड ये जो थे वो इस साल एशियन गेम्स के मैस्कट थे। सो द 19th एशियन गेम्स के जो कि 2022 के हैं बट हुए 2023 में, जैसा कि रियो ओलंपिक 2020 को किया गया था, came to the close at the Hangzhou Olympic Sports Center Stadium, also called Big Lotus in China. The 20th Asian Games will be held in Japan 2027. It was the first time in Asian Games history that India's medals, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स की पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इंडिया ने 3 डिजिट्स में मेडल जीते। इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीते, विच इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने 3 डिजिट के इस मार्जिन को क्रॉस किया। सो इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते, जिसमें से एथलेटिक्स सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव था, जिसमें हमने टोटल 29 मेडल्स जीते, जिसमें 6 गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे, 9 ब्रॉन्ज थे। फर्स्ट एवर एशियन गेम्स जो थे वो 1951 में हुए थे न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली ने पहला एशियन गेम्स होस्ट किया था 1951 में। एंड जो एशियन गेम्स है वो 1978 तक एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा हेल्ड किए जाते थे। देन 1982 से ये एशियन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंडर ये आ गए। नेक्स्ट इज अप्पू, जो इंडिया जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था जो कि इंडिया में हुआ था, उसका जो ऑफिशियल मैस्कट था उसका नाम था अप्पू, विच वाज एन एलिफेंट। अब ये हमारा मेडल टैली। सो मेडल टैली के टॉप पोजीशन पे था चाइना, जो कि होस्ट था इस साल का, कहां हुआ था, हांगझाओ में। देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एशियन गेम्स हुए कहाँ थे। सो इसमें एक कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन है, ग्वांगझाओ एंड हांगझाओ, दोनों जगह पे एशियन गेम्स हो चुके हैं, बट ये एशियन गेम्स हुआ था वो था हांगझाओ पे, ना कि ग्वांगझाओ पे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। सो चाइना वाज इन द फर्स्ट पोजीशन, जापान सेकंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया थर्ड, देन इंडिया एट द फोर्थ पोजीशन विद अ मेडल ऑफ 107 एंड टोटल 28 गोल्ड्स। ये आपको याद रखना है कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे एंड कितने टोटल थे। एंड सबसे ज्यादा किसमें मिले थे हमको, 20 किसमें मिले थे, एथलेटिक्स में टोटल 29 मेडल्स। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि आपको सर्च करना है इंडिया के फ्लैग बेयरर्स कौन कौन से। सो फ्लैग बेयरर्स आर दोस पर्संस जो जब भी इवेंट की शुरुआत होती है तो इंडिया का जो झंडा लेके चलते हैं, इंडिया के फ्लैग को जो पकड़ के उस परेड में चलते हैं, उन्हें फ्लैग बेयरर कहा जाता है। सो इस साल एशियन गेम्स में इंडिया के फ्लैग बेयरर्स कौन थे, ये आपको सर्च करके कमेंट पे आंसर देना है। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। सो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लोकसभा में आया एज अ 120th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सो ये भी क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछ सकता है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का किस नाम से लोकसभा एंड राज्यसभा में उसे लाया गया। तो किस नाम से लाया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सो दिस वाज द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो देखिए बिल होता यह है कि जब कोई चीज को के बारे में डिबेट करनी है, उस पर वोटिंग करनी है और वो फाइनली रूल नहीं बना है, तब उसको हम कहते हैं बिल। तो लोकसभा एंड राज्यसभा में जो हम प्रपोज करते हैं वो होता है बिल। एंड जब सब लोग उस पर वोट करके उसको वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ भी एक रूल बन सकता है, तब वो बन जाता है एक्ट। सो इसलिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बिल जो है वो 128 है, बट एक्ट जो है वो 106 है। इसका मतलब यह कि कई सारे बिल्स ऐसे थे जो कि एक्ट नहीं बन पाए। सो ये था हमारा टोटल। अब आपको यहां पे ये देखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 106,
विच इज ऑल्सो एन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए। सो इसी के चलते आप एक और सर्च कीजिएगा कि लास्ट जो 100 से 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन कौन से थे। 101 कौन सा था, 102 कौन सा था, 103, 104, 105 एंड 106 तो हमारा ये है। द बिल रिजर्व 1/3। अब देखिए यहां पे कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, 1/3। अब ये 1/3 ST SC के सीट्स में भी इसको दिया जाएगा। मींस ST SC के जो रिजर्व सीट्स हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसमें क्या या जो भी असेंबलीज हैं उसमें क्या है, ST SC के सीट्स का भी 1/3 वुमेन्स को दिया जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके का ये रिजर्वेशन है। सो इस रिजर्वेशन के थ्रू आर्टिकल 330A इंसर्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। एंड अब यहां पे ये दिया गया है कि ये बिल तभी काम आएगा जब हमारे इंडिया में एक डिलिमिटेशन होगा आफ्टर सेंसस। तो हमारा जो अगला सेंसस होने वाला है वो 2026 में होगा, इसलिए ये जो रूल है इसको डेफिनेटली नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली किस डेट से ये चालू होगा, बट कहा गया कि 2026 के बाद ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें ज्यादा कुछ ऐसे फैक्ट्स थे नहीं। एंड अब हम कुछ देखते हैं वन लाइनर्स एंड इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो वन लाइनर्स में एक्चुअली कुछ बताने वाला नहीं है, आप ये दोनों पेजेस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। सो मंथली तो हम करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं, देन मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो कीप वर्किंग हार्ड। एंड जो भी इंग्लिश का चल रहा है, जो भी जीके का चल रहा है, मैथ्स का तो आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ कर ही रहे होंगे एंड धीरे धीरे डेट्स जो है वो पास आ रहे हैं, तो यू हैव टू नथिंग बट ग्राइंड। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।